अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और वो हमने सारे कंप्लीट किए थे। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो हमने पढ़े थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और क्या क्या पढ़ा था हमने। जैसे हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा था, राइट। हमने कंसिस्टेंसी पढ़ा, हमने एक्रूवल पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ा था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। ओके, हमने मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, हमने फुल डिस्क्लोजर पढ़ा, हमने कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ड्यूअल ऑस्पेक्ट पढ़ा। इसी तरीके से हमने पढ़ा था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो जो मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हमने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसी तरीके से हमने सबस्टेंस और फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, सबस्टेंस और लीगल फॉर्म पढ़ा था हमने। ठीक है, तो मीन्स जितने भी कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग में दिए थे तो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे कवर कर लिए। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन से हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल। ओके, इनको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बोलते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कन्वेंशंस कितनी हैं, कन्वेंशंस भी 3 हैं, डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी एंड मटीरियलिटी। ओके, तो ये हमारे पास कन्वेंशंस है। मैंने आपको बोला था कि ये कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस ये इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ करते हैं। मीन्स कभी कभी हम कन्वेंशंस को कॉन्सेप्ट्स भी बोलते हैं तो चल जाता है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग में ये सब चलता रहता है। और आपने देखा होगा कि हम प्रिंसिपल्स को भी कभी कभी कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं, कभी कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल कहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें इंटरचेंजेबली हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स कभी कभी आते हैं कि हमें इनमें से बताइए कन्वेंशंस कौन सी है, कॉन्सेप्ट्स कौन से। कॉन्सेप्ट्स पे तो नहीं आता है, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है कि कन्वेंशंस के बेसिस पे क्वेश्चन आता है कि इनमें से आप मुझे बताइए कन्वेंशन कौन कौन सी। इसी तरीके से फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कौन कौन सी है। ठीक है, इसी तरीके से कैश ये एक्रूवल जब मैंने आपको पढ़ाया था उसी के साथ साथ मैंने आपको कैश बेसिस भी पढ़ाया था। ठीक है, और मैंने बोला था कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग जब की जाती है तो 2 बेसिस है हमारे पास, एक्रूवल एंड कैश बेसिस। और एक्रूवल एंड कैश बेसिस में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ाया था। ओके, इसी तरीके से मैंने कुछ कॉस्ट्स के बारे में आपको बोला था, जैसे करंट कॉस्ट मैंने बोला था, कॉस्ट एक्विजिशन कॉस्ट मैंने बोला था। ठीक है, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हमने पढ़ा था, या रियलाइजेशन। इनका मैंने आपको ओवरव्यू दिया था कि ये होते क्या है। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमें आज पढ़ना है दैट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ टूल विद विच इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कैन बी एसरटेन्ड। तो सिंपली ये एक टूल है कि ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन एक टूल होती है जिससे आप क्या पता लगा सकते हो, डेबिट एंड क्रेडिट की इक्वालिटी। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रही थी तो तब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि हर एक ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं बिजनेस में इसके 2 ऑस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और एक ऑस्पेक्ट हम क्रेडिट डेबिट बोलते हैं, एक को क्रेडिट बोलते हैं। और ये जो अमाउंट इनमें होता है ये हमेशा बराबर होता है, इक्वल होता है, यानी जितना आप डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट होता है। ओके, यानी ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या बोलता है, ये आपको सिंपली बोलता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस में करते हैं उसके 2 ऑस्पेक्ट्स होते हैं। एक ऑस्पेक्ट इज क्रेडिट एंड अनदर इज डेबिट। और इनमें जो अमाउंट हम लोग लिखते हैं इस डेबिट एंड क्रेडिट में वो हमेशा बराबर होता है। मीन जितना आप डेबिट लिखते हो उतना ही क्रेडिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ड्यूअल ऑस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो डेबिट क्रेडिट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में फुल कवर करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी अकाउंट्स के बारे में। जो अकाउंटिंग में अकाउंट्स दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन दी गई है अकाउंट्स की, वो हम पढ़ेंगे और साथ में उनका रूल भी पढ़ाया जाएगा। तो वहीं पे आपको ये डेबिट क्रेडिट पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप ऐसे याद रखिए कि ट्रांजैक्शन जो होती है इसमें 2 साइड्स होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन में 2 साइड्स होते हैं, 2 फोल्ड इफेक्ट होता है ट्रांजैक्शन का। ठीक है, और जो ये 2 साइड्स होते हैं ये हमेशा बराबर होते हैं, यानी इनमें जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है ये हमेशा बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, मैंने परचेज की मशीनरी। ठीक है, मशीनरी आपने खरीदी है ₹10,000 में या 1,00,000 रुपीज़ में मैंने खरीदी है। ठीक है, देखिए सिंपल सी मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि आपने एक मशीनरी खरीदी
1 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, क्योंकि दो पार्टीज इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक वैल्यू ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांजैक्शन क्या होती है ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि ये जो मैंने ट्रांजैक्शन की, जिससे ये जो मैंने परचेज मशीनरी की, इसके दो एस्पेक्ट्स है। क्या, देखो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे, आपने मशीनरी परचेज की तो आपके पास क्या आ गई, मशीनरी आ गई, ठीक है। कितने की, 1 लाख रुपीज़ की, ठीक है। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट। लेकिन इसको खरीदने के बदले आपको यहाँ से क्या देना पड़ा, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना आपने, तो कैश दिया है यहाँ पे, तो कैश गया है बिजनेस से, तो वो भी 1 लाख रुपीज़ का ही गया होगा, क्योंकि आपने 1 लाख की ही तो खरीदी है मशीनरी। तो एक ही ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक ही ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट्स आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि एक में आपके पास एसेट आ रही है, क्योंकि मशीनरी इज़ योर एसेट, और एसेट क्या होती है ऑलरेडी पढ़ाया है मैंने, और कैश भी आपका एसेट है, लेकिन एक एसेट जा रही है। मीन्स एक चीज़ आप प्लस कर रहे हो और दूसरे माइनस कर रहे हो, और ये जो प्लस माइनस हो रहे हैं, इनमें जो है अमाउंट है ये हमेशा बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, ये हमें इसी की इक्वालिटी के बारे में बताता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। अगर आपको अकाउंटिंग में ये पता करना होगा कि जितने भी आपने डेबिट्स लिखे हैं क्या वो क्रेडिट्स के बराबर हैं, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने लिखी होगी उनका तो अपना डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा साथ साथ होता है। मैंने जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की होगी, उसका डेबिट भी रिकॉर्ड किया होगा आपने, उसका क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया होगा। तो अगर आप एट द एंड या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये पता लगाना चाहते हो कि क्या ये डेबिट्स क्रेडिट्स के बराबर है, तो कैसे पता लगाया जाता है, इट्स थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारी होती है, इसी के थ्रू आपको पता चल जाता है कि क्या आपके जो ये डेबिट्स एंड क्रेडिट्स है क्या ये इक्वल है कि नहीं। जो हमारी वेट मशीन होती है ना, जिसमें हम ये क्या बोलते हैं उसको, जिसमें सब्जियां वगैरह हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो मतलब वेट मशीन होती है, आपको पता है वो बैलेंस तभी होती है जब हम दोनों साइड में इक्वल डालेंगे उसमें, राइट, तभी वो ऊपर से बैलेंस हो जाती है, ठीक। सेम यहाँ पे भी है, आपका डेबिट एंड क्रेडिट तभी इक्वल होगा जब आपने दोनों एस्पेक्ट्स इस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड किए होंगे। और इस चीज़ को चेक करने के लिए आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन है। हमने मैथ्स में पढ़ा है कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। वहाँ पे हमें पढ़ाया गया था कि एक इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होता है। तो इक्वेशन हमें इक्वालिटी के बारे में ही बताती है, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आपके राइट हैंड साइड के बराबर होता है। सेम अकाउंटिंग में भी है। अकाउंटिंग में भी हमारे पास इक्वेशन है जिसमें हमेशा ये बोला गया है कि आपका डेबिट साइड आपके हमेशा क्रेडिट साइड के बराबर होगा। मीन्स इस इक्वेशन में भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड एंड क्रेडिट ये राइट हैंड साइड होगा, ओके। इसका दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन में जो हम एलिमेंट्स लिखते हैं ना, क्योंकि अभी मैं आपको बोलूँगी ये इक्वेशन किसके बराबर होती है, ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है। तो ये जो एलिमेंट्स हम लोग इसमें लिखते हैं वो बैलेंस शीट से हम लोग लेते हैं, ठीक है। यानी इस इक्वेशन में जो जैसे मैथ्स में हम लोग लिखते थे x + y से फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू z, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट्स आपने लिखे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से तो आते होते हैं ना, कहीं ना कहीं से आपने ये लाए होंगे x एंड y, ठीक है। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन में भी होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, वो बैलेंस शीट के होते हैं, बैलेंस शीट से लिए जाते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। जब हम आगे पढ़ेंगे ना, आप देखोगे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, वो भी हमेशा बराबर होता है, उसका लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड हमेशा बराबर होते हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग इक्वेशन ही एक्चुअली है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन भी हमेशा बैलेंस्ड रहती है। तो आपका बैलेंस शीट भी हमेशा बैलेंस्ड ही रहता है, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, और थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर हम दूसरी तरीके से इसको डिफाइन करेंगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन को, तो हम बोलते हैं इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ एसेट विद दैट ऑफ लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी। यानी एसेट्स की रिलेशनशिप हमें अगर पता करनी होगी कि एसेट्स की क्या रिलेशनशिप है लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी के साथ, तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में बताते हैं, ठीक है। यानी एसेट्स को क्या रिलेशन है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी, इनके बीच में क्या रिलेशन। अगर आपको ये चीज़ देखनी होगी ना, तो इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये बेस है अकाउंटिंग इक्वेशन की। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखोगे कि डुअल एस्पेक्ट क्या बेस है अकाउंटिंग इक्वेशन की, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हमें बोलता है कि 2 साइड होते हैं ट्रांजैक्शन के। तो जब तक आपको वो कौन चीज़ समझ में नहीं आएगी कि हर ट्रांजैक्शन में 2 चीज़ें, 2 साइड्स छुपे हुए या 2 इफेक्ट छुपे हुए, तब तक आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कभी मतलब बैलेंस ही नहीं होगी। तो बेस आपका कौन बन रहा है,
ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट किसके लिए बेस बन रही है? अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सिंपली एक टूल होता है इक्वालिटी पता लगाने के लिए कि आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये किसके बराबर होती है? चले वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना ये होती है बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स। आपके पास खुद का पैसा कितना है, आपने बाहर से कितना पैसा लगाया है बिजनेस में, वही सब मिलके बनाते हैं एसेट्स। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी बिजनेस में होती है ना वो एक्चुअली यही होता है, आपका पैसा, बाहर से लगाया हुआ पैसा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एसेट्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन किसके बराबर है ये आप याद रखिए, कैपिटल लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी क्या है या लाइबिलिटीज क्या है, एसेट्स क्या है, ये तीनों टर्म्स मैंने आपको अच्छे से समझाई है। ठीक है, जैसे कैपिटल क्या होता है, ओनर जो पैसा डालता है उसको कैपिटल कहते हैं हम लोग। ठीक है, लाइबिलिटीज क्या होती है, ओब्लिगेशंस होती है बिजनेस के ऊपर। और एसेट क्या होती है, जिनका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, जो एंटरप्राइज के पास प्रॉपर्टीज होती है उन्हीं को हम एसेट्स बोलते हैं। और मैंने आपको उसी टाइम बोला था ये सारी चीज़ें हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इसीलिए इसको इस अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। क्योंकि ये चीज़ें कहाँ पे दिखाते हो आप, ये एसेट्स लाइबिलिटीज कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। अब इतना तो आप सबको पता ही होगा कि ये जो तीन एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हैं हमें, ठीक है, इन तीन एलिमेंट्स में अगर हमारे पास दो एलिमेंट्स दिए होंगे तो तीसरा वाला आप खुद पता कर सकते हो, राइट। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में लाइबिलिटी दे के है, कैपिटल दे के, तो देन एसेट्स आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर एसेट दे के है, लाइबिलिटीज दे के है, तो कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना इसको हम इधर उधर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटीज किसके बराबर है, एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग इक्वेशन में आप दो एलिमेंट्स दे के होंगे तो तीसरा वाला आप पता कर सकते हो, और वो तीसरा वाला इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे कैपिटल हो सकता है, लाइबिलिटी हो सकती है एंड एसेट हो सकता है। ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। दिस इज ऑल्सो एन अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि कैपिटल का दूसरा नाम मैंने आपको उसी टाइम बोला था, ओनर्स इक्विटी भी इसको कहा जाता है। और लाइबिलिटीज में मैंने आपको पढ़ाया था आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जिसमें मैंने आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटी पढ़ाया था, तो ये वही है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। और ओनर्स लाइबिलिटी को हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं इसको, और इनको आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कहते हैं। तो मीन्स अकाउंटिंग इक्वेशन को आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। ओके, या तीसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का है इंटरनल क्लेम प्लस एक्सटर्नल क्लेम इज इक्वल टू एसेट्स। इंटरनल क्लेम कैपिटल को कहा जाता है, एक्सटर्नल क्लेम आउटसाइडर लाइबिलिटी का ही दूसरा नाम है, और एसेट इज इक्वल टू एसेट। तो कल अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, तो इन तीनों में से अगर एक दिया होगा तो आप टिक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये इस तीनों में से मतलब ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट की जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, क्योंकि ये तीनों एक ही है, बस नाम डिफरेंट है। क्योंकि हम कैपिटल को कभी कभी ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, लाइबिलिटीज़ को कभी कभी आउटसाइडर लाइबिलिटी कहा जाता है, या एक्सटर्नल क्लेम, ओनर्स इक्विटी को इंटरनल क्लेम। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, कैपिटल, एसेट, सारा मैंने पढ़ाया है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन यही इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। और याद रखिएगा ये हमेशा बराबर होगा, इन दोनों का प्लस आपको हमेशा इसके बराबर होता है। ओके, होप सो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आई होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था इक्वेशन के बारे में, सेम यहाँ पे भी है। वहाँ पे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। वहाँ पे हम न्यूमेरिकल फिगर्स लेते हैं, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल फिगर्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फिगर जो होती है एक्स एंड वाई में रिप्रेजेंट नहीं होती, बल्कि यहाँ पे जैसे एसेट मैंने कोई खरीदी, मशीनरी मैंने कोई खरीदी, ठीक है, ओनर ने कितना पैसा डाला वो देखते हैं, हमारे पास बाहर से कितना पैसा आए वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे हम एक और लेक्चर इस पे प्रोवाइड मैं करूँगी, जिसमें हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पे न्यूमेरिकल टाइप का, क्योंकि ये छोटी है ना इक्वेशन, तो छोटा सा क्वेश्चन आराम से आ सकता है इस पे कि बताइए हमें इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। ओके, तो वो चीज़ हम करेंगे, उससे आपको इंशाल्लाह और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब जो ये तीन चीज़ें इसमें दी गई है कैपिटल, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंक्रीज विद द इनकम गेन या प्रॉफिट प्लस एडिशनल इन्वेस्टमेंट। देखो कैपिटल क्या होता है ये तो आपको पता ही है। मान लो
मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। कैपिटल क्या है डेफिनेशन वो पता है आप लोगों को, आप एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझे। जैसे मेरी जेब में अभी जो है 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ अभी प्रेजेंटली है, तो इस 100 को मैं अभी मान लेती हूँ ये मेरा क्या है, कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया कि मान लो मैंने अपने टीचर का एक काम किया, उसके बदले उसने मुझे पैसे दिए, ठीक है, पहले से ही तय हुआ था कि काम करेंगे तो पैसे देंगे, तो उसके बदले उसने मुझे पैसे दे दिए, तो मेरे पास एक और 100 रुपीज़ आ गया मेरी जेब में, मैंने डाल दिया। कितना हो गया, 100 + 100 200, जिसको हम बोलते हैं इनकम, ओके। इसी तरीके से आपने कोई एसेट सेल कर दी, जैसे मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बेच दिया और मुझे उसमें प्रॉफिट्स आ गई, गेन आ गया, ठीक है, ज़्यादा कमाया मैंने। मान लो ये जो ज़्यादा आपने वो भी 100 है, वो भी मेरी जेब में जाएगा। इसी तरीके से मैंने और इस जेब में डाला 100 रुपीज़, वो भी। तो ये जो आप डालते जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है, आपका जो ये कैपिटल है इंक्रीज होता जा रहा है। तो आपका कैपिटल यहाँ पे क्या बन रहा है, 400, ठीक है। यही यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है, आपकी इनकम की वजह से इंक्रीज होता है कैपिटल, आपके गेन की वजह से, प्रॉफिट्स की वजह से, एडिशनल इन्वेस्टमेंट की वजह से, तो ये इंक्रीज होता है। इसी तरीके से डिक्रीज कैसे होगा, पैसा कम कैसे होता है, आपका पैसा, ये आपके पैसे की बात कर रहा है, मीन्स ओनर के पैसे की बात कर रहा है, लाइबिलिटीज़ की बात नहीं हो रही यहाँ पे, आउटसाइडर्स इनकम नहीं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी वो चीज़ नहीं, बल्कि जो ओनर ने पैसा डाला था वो किस किस चीज़ से इंक्रीज होता है उसकी बात हो रही है। और डिक्रीज कैसे, जैसे एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, लॉसेस हो गए, या विड्रॉवल, जैसे खर्चा हो गया कोई, मेरे जेब में 100 रुपीज़ है, मान लो ये मेरा कैपिटल है, मैं चली गई श्रीनगर और मुझे फेयर देनी पड़ी, तो मैंने इसी में से फेयर दे दी, तो डेफिनेटली आपका पैसा कम हो जाएगा। अब इसी तरीके से मेरी जेब में 100 रुपीज़ था, मैंने 50 रुपीज़ निकाल दिए, मुझे कुछ लाना था, तो विड्रॉवल हो गया। इसी तरीके से लॉसेस भी आते हैं हमारे बिजनेस में, तो उनकी वजह से भी आपका जो पैसा है वो कम होता है, ठीक है। तो कैपिटल किन की वजह से इंक्रीज होता है और किन की वजह से डिक्रीज होता है, वो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है। ये चीज़ें आपको आगे हेल्प करेगी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रैक्टिकल्स करते हैं, तब जाके आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि कैपिटल किस चीज़ से इंक्रीज होती है, क्योंकि जिस चीज़ से कैपिटल इंक्रीज होगी उसको ऐड करना पड़ेगा, और जिस चीज़ से वो माइनस होगी उसको डिक्रीज होगी उससे माइनस करना होता है। सेम यहाँ पे हम लाइबिलिटीज़ का आप देखते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ का अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीजेज विथ बोरोइंग्स, क्रेडिट परचेजेस एटसेट्रा। कॉमन सेंस है, देखो मैं बैंक के पास गई थी, मैंने उनसे लोन लिया था, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ का, तो अभी प्रेजेंटली आपको कितनी लाइबिलिटी है, 1 लाख रुपीज़ की लाइबिलिटी है, ठीक है। आउटसाइडर है बैंक वाला, तो वापस करना है, ओब्लिगेशन है मेरे ऊपर, ये 1 लाख रुपीज़ मुझे वापस देने हैं बैंक को, तो इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर यू, ठीक है। अब आप दोबारा से चले गए अपने फ्रेंड के पास और उससे भी मांगा आपने, उससे बोला कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है, मुझे आप कुछ पैसे दे दो उधार पे, उसने भी दे दिए मान लो 1 लाख रुपीज़। तो ये जो बोरोइंग्स आपने की, तो इससे भी तो आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई ना, तो बोरोइंग्स की वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है। इसी तरीके से क्रेडिट परचेजेस की वजह से, देखिए जी, आपने क्या किया, आपको गुड्स लाने थे, ठीक है, मान लो मुझे कोई मटेरियल लाना था अपने बिजनेस के लिए, तो जब मैंने ये मटेरियल खरीदा, मैंने उस बंदे को अभी पैसे नहीं दिए, लेकिन मटेरियल मेरे बिजनेस में आ गया, तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है कि आपको इस बंदे को फ्यूचर में पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पे भी तो आपकी लाइबिलिटी अराइज हो रही है, यानी जब आप क्रेडिट पे परचेजेस करते हो तब भी लाइबिलिटी ही अराइज होती है। मैंने आपको बोला था जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज़ योर लाइबिलिटी, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको इसको पैसे देने हैं ना आगे जाके, ये बंदा आपके लिए लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको जो पैसे देने हैं वो लाइबिलिटी हैं, इसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इससे आपने मटेरियल खरीदा, उसको बिजनेस में यूज़ किया, ओके। तो क्रेडिट परचेजेस की वजह से भी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है। इट इज़ अ कॉमन सेंस, मतलब यहाँ पे मैं आपको अगर मैं बोलूँगी बोरोइंग्स की वजह से ये चीज़ें आप याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है कि आपका कर्जा किस चीज़ से बढ़ेगा वो चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज़ में। किस चीज़ से आपका कर्जा, आपकी ऑब्लिगेशंस कम हो रही है वो आपको माइनस करनी पड़ेगी लाइबिलिटीज़ में। जैसे रिपेमेंट ऑफ डेट्स, आपने यही लोन जो आपने बैंक से लिया था और अपने फ्रेंड से लिया था 2 लाख रुपीज़ आपकी लाइबिलिटी है, अगर आपने इसमें से 1 लाख रुपीज़ वापस कर दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसी तरीके से एसेट्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एसेट्स में हर कोई एसेट आ रही है, ऑल टाइप्स ऑफ, करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, सब आ जाएंगी। देखो मैंने आपको जब एसेट्स पढ़ाए थे ना, हमने फिर बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, तो यहाँ पे वो नहीं लिखा है कि ये एसेट, इसमें लिखा है एसेट,
एसेट, और एसेट्स में वो सारी एसेट्स आएगी जो हमने अभी तक इसमें पढ़ी थी। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में सारी लाइबिलिटीज़ आएगी, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, करंट हो, नॉन करंट हो, सारी लाइबिलिटीज़। एसेट्स में करंट एसेट हो, नॉन करंट हो, ठीक है, लिक्विड एसेट्स हो, ठीक है, ऑपरेटिंग एसेट हो, नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स हो, वॉट एवर, सारी एसेट्स आ जाएंगी। और कैपिटल का तो पता ही है, जो ओनर का पैसा होता है वो तो आएगा ही, और ओनर का ही प्रॉफिट एंड लॉसेस वो भी लेने पड़ेंगे। आपको पता है जब हम बिजनेस करते हैं मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। वो प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर को ही तो मिलता है ना, जो बंदा जिसने स्टार्ट किया होगा बिजनेस का। तो प्रॉफिट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कैपिटल, तो प्रॉफिट भी उसी को ऐड करना हो पड़ेगा। लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो उसी को माइनस करना पड़ेगा, ओनर को ही, क्योंकि लॉस भी तो उसी को बियर करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट बेनिफिट उसको दे रहे हो तो लॉसेस अगर हो रहे हैं वो भी ओनर को ही बियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जब आप अकाउंटिंग इक्वेशंस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फिर लिखा है शॉर्ट में कि जैसे कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, इसमें इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स ऑफ फंड्स, पैसे कहाँ से आते हैं एंड देन उनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, बस इतना सा मसला है ये अकाउंटिंग में। जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनको पता है, हम आगे जाके हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट, और वहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ फंड्स। पहले हम चेक करते हैं हमने पैसे कहाँ कहाँ से लाए, वो ऐड किया, फिर हम देखते हैं बिजनेस में कहाँ कहाँ पे यूज़ किया, और लास्ट में हम देखते हैं हमारे पास बचा कितना। इसी तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम बोलेंगे ये अकाउंटिंग इक्वेशन है कि इट इज़ अ सोर्स ऑफ फंड्स इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्स कहाँ से है इन पैसों का और इनकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है, आपने पैसे कहाँ से लाए और फिर इनको यूज़ कहाँ पे किया। सिंपल सी बात है ये, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ें एक्चुअली बिजनेस में हम लोग देखते हैं कि पैसा आया कहाँ और गया कहाँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने लिखा है दैट इज़, यहाँ पे मैंने लिखा है ओनर्स इन्वेस्टमेंट। ओनर्स इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको पहले बोला कैपिटल के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी लेना पड़ेगा, एवं लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि कैपिटल जो होता है ये ओनर का ही होता है और प्रॉफिट भी ओनर का ही है, लॉसेस भी उसी को बियर करने पड़ेंगे। इसी तरीके से लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट, करंट लाइबिलिटी दोनों आती है, और एसेट्स में करंट एसेट भी आएगी और नॉन करंट एसेट्स भी आएगी। मीन्स यहाँ पे लिखने का मतलब इतना ही है कि आपको सब कुछ कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा, कैपिटल भी लेना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों कैपिटल में ऐड या माइनस किए जाते ये भी देखना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ में सारी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स में सारी एसेट्स देखनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट जो यहाँ पे है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन इज अफेक्टिंग ओनली वन मेन एलिमेंट, यानी हमने जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं ना तो हमने ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई किया है कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस एलिमेंट को असर डाल रही है। यानी ये जो तीन एलिमेंट्स है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, इन तीन एलिमेंट्स में ये ट्रांजैक्शन किस पे असर डाल रही है। इसी तरीके से इसमें हमने कुछ क्लासिफिकेशन लिए, और पहली क्लासिफिकेशन वो है जिसमें हम पढ़ेंगे वो ट्रांजैक्शंस जो खाली एक एलिमेंट पे असर डालेंगी। मीन्स इन तीनों में से खाली एक एलिमेंट पे असर हो रहा है, या तो कैपिटल पे होगा, या तो लाइबिलिटी पे, या तो एसेट्स पे। जब आप क्वेश्चन करते हो ना तो वहाँ पे मिक्स अप क्वेश्चन हो सकता है, वहाँ पे इस टाइप का भी हो सकता है, मिक्सड भी हो सकता है, हम सारे पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे वो ट्रांजैक्शन जो इन तीन एलिमेंट्स पे से एक ही एलिमेंट पे असर डालेगी, लेकिन स्टिल आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, ठीक है। जैसे कि पहला हम पढ़ेंगे अफेक्टिंग एसेट्स ओनली, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। यहाँ पे जो पहली वाली ट्रांजैक्शन है वो वाली जो खाली एसेट्स पे असर डालेगी, ना ही लाइबिलिटी पे, ना ही कैपिटल पे, बल्कि किस पे, एसेट्स पे। अब ये चीज़ आप कैसे समझोगे? फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर कैश, मान लो ₹1 लाख, आपने एसेट खरीदी, कैश में खरीदी, और कितने की खरीदी? 1 लाख रुपीज़ में, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे असर डाली? देखो, आपने एसेट खरीदा, बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज हो गई, कितने की? आपने 1 लाख में खरीदी, तो आप इसको एसेट्स में ऐड कर दोगे, ओके, है कि नहीं। आपने कैश दिया, उसके बदले मैंने आपको पहले ही बोला है कैश इज ऑल्सो एन एसेट, तो आप कैश में से 1 लाख रुपीज़ माइनस कर दोगे। यहाँ पे आपने पहले प्लस किया, इसी चीज़ को यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। पहले आपने 1 लाख रुपीज़ को क्या कर दिया? प्लस, फिर इसी को 1 लाख को माइनस कर दिया, तो आपका इफेक्ट क्या होगा? 0। तो आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है। आगे और समझाऊंगी, टेंशन ना ले। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है सेल ऑफ एन एसेट ऑन क्रेडिट।
अब देखो यहाँ पे तो पैसे की बात है, ये बोल रहा है कि मैंने एसेट्स खरीदी, लेकिन किस पे खरीदी आपने, सॉरी आपने एसेट्स को सेल किया, मैंने बेची है एसेट्स, परचेज नहीं हुई है, सेल हुई है। आपने एसेट को सेल किया है लेकिन क्रेडिट पे किया, मतलब मैंने मान लो मशीनरी को मैंने सेल कर दिया लेकिन क्रेडिट पे कर दिया। क्रेडिट मतलब उस बंदे ने मुझे अभी पैसे नहीं दिए। मान लो आपने मशीनरी मिस्टर ए को सेल कर दी लेकिन मिस्टर ए ने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए, ठीक है। अब देखो जब आप एसेट्स देखोगे तो आप मशीनरी में से ये 2 लाख रुपीज़ माइनस करो क्योंकि मशीनरी तो चली गई, लेकिन यहाँ पे आपका एक एसेट और अराइज हुआ ना मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए के पास आपके 2 लाख रुपीज़ है ना, तो ये तो फ्यूचर में आपको ये पे करेगा ना वापस, तो एसेट्स में फिर से इंक्रीज हो रहा है। तो एक चीज़ ऐड हो माइनस हो रही है, एक ऐड हो रही है, तो इफेक्ट क्या हो रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमेशा बैलेंस रहेगी। चलिए इस एग्जांपल से मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ ये, ठीक है। मान लो मेरी जो अकाउंटिंग इक्वेशन प्रेजेंट में है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो प्रेजेंटली मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन ये है, ठीक है। मेरे पास लाइबिलिटी कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, लाइबिलिटीज़ है 1 लाख रुपीज़, तो एसेट्स कितनी होगी 2 लाख रुपीज़। ये है प्रेजेंट इक्वेशन मेरी, ठीक है। अब हम लेते हैं पहली वाली एग्जाम्पल, जब आपने परचेज किया था एसेट्स को, किस में, कैश में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से। देखो क्या मेरे पास कैपिटल आया, नहीं, तो कैपिटल तो मेरा फिलहाल ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि कैपिटल में कुछ ऐड नहीं होगा। प्लस क्या कोई लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज हुई, नहीं। देखो एसेट को मैंने कैश में बेचा है, खरीदा है, ठीक है। एसेट को मैंने कैश में खरीदा है, तो लाइबिलिटी तो कोई अराइज नहीं, तो लाइबिलिटी में भी ऐड ही ज़ीरो ही रहेगा, इक्वल टू। अब हम देखते हैं एसेट्स पे क्या असर पड़ेगा। देखो आपने क्या खरीदी है, फिक्स्ड एसेट्स, तो डेफिनेटली इंक्रीज हो रही है एसेट, क्योंकि आपके पास एक एसेट आएगी, तो कितनी रुपीज़ की आएगी, 1 लाख रुपीज़ आप ऐड करोगे यहाँ पे इसको, ओके हो गया ऐड, ठीक। उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है, आपने कैश दिया है, तो वो भी कितने का दिया है, 1 लाख रुपीज़ का। एक सेकंड, हाँ जी, तो कहाँ पे पहुँचे थे, मैंने आपको बोला था आपने पहले ज़ीरो, यहाँ पे मैंने लिखा था ज़ीरो, फिर मैंने आपको बोला आपने एसेट खरीदा 1 लाख रुपीज़ की, तो बिजनेस में एसेट आ गई तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। लेकिन दूसरा एसेट आपको माइनस करना पड़ेगा। कौन सी वाली एसेट, कैश चला गया ना बिजनेस से, वो भी तो एसेट ही थी ना, वो माइनस करनी पड़ी। देखो एक एसेट ऐड हो रही है, एक माइनस हो रही है। अब हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। देखो 1 लाख रुपीज़ तो वापस ही आएगा, 1 लाख रुपीज़, क्योंकि कुछ ऐड नहीं हो रहा है। यहाँ से भी 1 लाख रुपीज़ वापस ही आएगा। अब हम देखते हैं एसेट्स पे क्या असर पड़ेगा। देखो 2 लाख को हम ऐड करेंगे 1 लाख रुपीज़ माइनस वापस 1 लाख, तो आपको बचेगा वहाँ पे क्या, वापस 2 लाख रुपीज़। या अगर आप सिंपली ऐसे देखो कि ये दोनों के दोनों खत्म हो जाए, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आपका इफेक्ट जो टोटल इफेक्ट है ज़ीरो बन रहा है ये, तो ये वापस टू ले, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन देखो बैलेंस रह गई यहाँ पे भी, ठीक है। हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन में खाली आपका एसेट इफेक्ट हो रहा है और कोई एलिमेंट, ना ही लाइबिलिटी पे असर, ना ही कैपिटल पे असर, खाली एसेट्स पे, लेकिन स्टिल अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस्ड रही। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे थोड़ा और। नेक्स्ट इज अफेक्टिंग लाइबिलिटी ओनली, मीन्स अब किस पे असर हो रहा है, ना ही कैपिटल पे असर हो रहा है, लाइबिलिटी पे असर हो रहा है, और ना ही एसेट्स पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांजैक्शन जो इन 3 एलिमेंट्स पे खाली एक एलिमेंट पे असर डाल रही है। पहले हमने पढ़ा जो खाली एसेट्स पे असर डाल रही है, अब हम दूसरा पढ़ेंगे जो खाली लाइबिलिटीज पे असर डाल, यानी लाइबिलिटी ही ऐड भी हो रही है और लाइबिलिटी माइनस ही हो रही है, ओके। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन स्टिल बैलेंस रहेगी। इस पे हम क्वेश्चन आगे करेंगे इंशाल्लाह, जैसे बिल्स पेएबल इश्यूड टू क्रेडिटर, आपका जो क्रेडिटर था उसको आपने बिल्स दे दी। अभी देखो अभी मिस्टर ए आ रहा था मेरे अकाउंट्स में, क्योंकि मिस्टर ए मेरा क्रेडिटर था, ठीक है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, मिस्टर ए क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। अब मिस्टर ए को मैंने बिल दे दी, जिसको हम बोलते हैं बिल्स पेएबल, ठीक है, इसको मैंने क्या दे दी, बिल। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो वहां पे ए की जगह आप ए को आप माइनस करो, क्योंकि आप ए नहीं आएगा बल्कि वहां पे प्लस किया जाएगा बिल्स पेएबल। तो लेकिन बात तो एक ही है ना, एक तरीके से आप ए को माइनस कर रहे हो, दूसरी जगह इसका नाम रिप्लेस कर रहे हो बिल्स पेएबल से, तो मीन्स आपकी जो लाइबिलिटी है खाली उस पे असर हो रहा है। वही लाइबिलिटी आप ऐड कर रहे हो, वही माइनस हो रही है, तो एक ही एलिमेंट पे असर हो रहा है, तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैपिटल ओनली, इसी तरीके से अफेक्टिंग खाली कैपिटल पे असर पड़ा, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अब किस पे असर हो रहा है, कैपिटल पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, जैसे जब एक ओनर कैपिटल डालता है ना बिजनेस में, हम उसको उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, उसको इंटरेस्ट भी मिलता है उस पर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन ऐसी भी होगी जिसमें खाली कैपिटल पे असर हो रहा है, मीन्स कैपिटल ही पहले ऐड करना पड़ेगा और कैपिटल ही पहले माइनस करना पड़ेगा,
ठीक है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना, इसको हम ऐसे देखेंगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज ना हुए होंगे तो मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे कि ये मसला क्या है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगी IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, अगर हम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, मतलब अगर ओनर देखेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके लिए क्या है, बेनिफिट है, इनकम है। तो अभी हमने पढ़ा था जब इनकम मतलब ओनर को जब इनकम आती है तो कैपिटल को क्या करना पड़ता है, इंक्रीज होता है कैपिटल। तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी प्लस करोगे। लेकिन अगर हम इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस की नज़रों से देखेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, उसके लिए ये एक्सपेंस है। ऐसा क्यों, ऑलरेडी पढ़ाया है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से। यहाँ पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि सेपरेट एंटिटी क्या है, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है, ठीक है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा है। अगर ओनर की नज़रों से देखा जाए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए बेनिफिट है, तो उसके कैपिटल में ये ऐड करूँगी मैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस की नज़रों से मैं देखूँगी तो मेरे लिए ये एक्सपेंस है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया था अगर इनकम होगी तो कैपिटल ऐड करना होता है, लेकिन अगर एक्सपेंस होता है वो भी माइनस ही कैपिटल से ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यही इंटरेस्ट जो आपने कैपिटल को ऐड किया, अब यही आप इसको माइनस भी करोगे। हाँ, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ओनर आप इसको ऐड करोगे, लेकिन फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए ये लॉस है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस ओनर से ही निकालने पड़ते हैं, उसी की जेब से निकालते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो एक जगह ये ऐड हो रही है, दूसरी जगह माइनस हो रही है, और कैपिटल में ही ऐड कर रहे हो, कैपिटल में ही माइनस कर रहे हो। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शन जो है अफेक्टिंग कैपिटल ओनली, ओके। देखिए जी, फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, यहाँ पे ये है बिजनेस, ये है ओनर, और ये है हमारा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं अगर आप इस तरीके से इसको कंसिडर करोगे, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको उस पर भी तो इंटरेस्ट देना होता है ना। अब अगर बिजनेसमैन लोन दे रहा है बैंक को, सॉरी इंटरेस्ट दे रहा है बैंक को, क्योंकि उसने उसे लोन लिया था बैंक से, अब बैंक वाले उससे लोन पे इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो बिजनेस के लिए ये क्या है, फ़ायदा है कि नुकसान है? तो डेफिनेटली ये बिजनेस के लिए नुकसान है, एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये देना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है बिजनेस को। सेम यहाँ पे भी है। लेकिन अगर हम बैंक की नज़र से देखेंगे, ये जो लोन पे उसको इंटरेस्ट मिला, उस बैंक के लिए ये क्या है, उसके लिए तो इनकम बन रही है, ओके। अब सेम यहाँ पे भी हो रहा है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है, लेकिन अगर हम ओनर की नज़रों से देखें तो उसके लिए ये इनकम बन रही है। और अभी मैंने बोला था आपको कि कैपिटल किस किस चीज़ से इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है इनकम की वजह से, मतलब इंक्रीज ऐड करना होता है। और मैंने साथ में आपको ये भी बोला था डिक्रीज़ किससे होती है, एक्सपेंसेस से, मीन्स यही आपको माइनस भी करना पड़ेगा, ओके। मान लो 10,000 रुपीज़ पहले ऐड करोगे और इन्हीं 10,000 को माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम भी इसी को ऐड करनी होती है कैपिटल को, और एक्सपेंसेस भी इसी को माइनस करने होते हैं। तो अफेक्टिंग ओनली कैपिटल, ऐसे ट्रांजेक्शन्स। दूसरा जो है दैट इज ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग टू एलिमेंट्स, यानी ये वाली बहुत इजी है ये, जिसमें एसेट कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट। अब जो हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे ना, वो दो एलिमेंट्स पे असर डालेगी, यानी या तो एक कैपिटल हो सकती है दूसरी लाइबिलिटी, या एक एसेट दूसरी लाइबिलिटी, या एक एसेट दूसरा कैपिटल, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन दो एलिमेंट्स पे असर पड़ेगा। अब ऐसी ट्रांजैक्शन जैसे अफेक्टिंग एसेट एंड लाइबिलिटी, यानी जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो पहले हम वो ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जिसमें एक तो एसेट पे असर पड़ रहा है, दूसरे किस पे असर पड़ रहा है, लाइबिलिटी पे। जैसे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने गुड्स खरीदे लेकिन क्रेडिट पे खरीदे, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि क्रेडिटर और आपके पास गुड्स आ गए, गुड्स मीन्स आपके पास एसेट आ गई, ठीक है, स्टॉक जिसको हम बोलते हैं, एसेट आ गई। दो चीज़ें इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ से एसेट भी इंक्रीज हो गया, ओके। अफेक्टिंग एसेट एंड कैपिटल, दूसरा कौन सा है जो एसेट पे असर डालेगा और किस पे, कैपिटल पे असर डालेगा। जैसे इसने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है हमें,
कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द सोल प्रोपरेटर इनटू द बिजनेस। अब एसेट पे कैसे, जैसे कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। देखो मेरे सोल प्रोपरेटर ने कैश डाला बिजनेस में, तो सबसे पहले तो एसेट में कैश आएगा, तो अब क्या एसेट ऐड हो रहा है क्योंकि कैश आ रहा है, बिजनेस उसने पैसे डाले ना बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो वो तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आपका कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, कैपिटल भी तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, उसका पैसा भी तो आया बिजनेस में, उसको भी तो दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि अफेक्टिंग एसेट एंड कैपिटल। वैसे ये चीज़ें मैं जो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं ना, वहाँ पे मिक्सअप में क्वेश्चंस आते हैं। ये तो मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि मे बी कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, बताइए ये जो ट्रांजैक्शन है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे किस एलिमेंट पे असर डाल रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे पढ़ रहा। अदरवाइज ये याद नहीं रहते हैं बंदे को, आप ये याद नहीं कर सकते कि अफेक्टिंग वन एलिमेंट अफेक्ट, नो, ये तो आपको मतलब कॉन्सेप्ट से समझना पड़ेगा कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल्स करोगे आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन है इसने किस पे असर डाला, वेदर एक ही अकाउंट एलिमेंट इफेक्ट हुआ या दो एलिमेंट या तीनों एलिमेंट एक साथ इफेक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्चुअली, ना कि इसको याद करना पड़ेगा कि ऐसा होता है नहीं, ये वो इस तरीके से तो कभी याद ही नहीं रहेगा। तो बस समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे मतलब मैंने ये चीज़ें लिखी है ताकि आपको पता चले कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रांजैक्शंस होती है वो किस किस टाइप की हो सकती है। वन एलिमेंट भी हो सकती है, टू एलिमेंट, या कभी कभी एक ट्रांजैक्शन ऐसी भी हो सकती है जो तीनों एलिमेंट्स को एक साथ अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, यानी एसेट पे भी असर डालेगी, लायबिलिटी भी, और एसेट्स पे भी, और कैपिटल पे भी, और लायबिलिटी भी। स्टिल आपकी अकाउंट इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, चाहे एक एलिमेंट अफेक्ट हो रहा है, चाहे दो एलिमेंट्स हो रहे हैं, चाहे तीनों, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड रहती है। ओके, नेक्स्ट इज अफेक्टिंग लायबिलिटी एंड कैपिटल। जैसे प्रोपरेटर पेइंग बिजनेस लायबिलिटी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट। देखो बिजनेस की लायबिलिटी है, लेकिन ये जो बेचारा ओनर है इसने अपने पर्सनल अकाउंट से दे दिया, तो अफेक्टिंग कैपिटल एंड लायबिलिटी। मेरी अपनी लायबिलिटी है, देखो मैं आपको ऐसे बोलूँगी मेरी लायबिलिटी है, मेरी ओब्लिगेशन, मुझे पे कर, मेरे बदले मेरे फ्रेंड ने पे कर दिया। अब क्या करूँगी मैं, सबसे पहले मैं अपनी जगह उसका अकाउंट खोलूँगी और उसमें उसके पैसे डालूँगी जितना उसने मतलब पे किया था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं उस बंदे का अकाउंट बंद करूँगी जिसकी उसने लायबिलिटी पे की। आपको मैं ऐसे समझा देती हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिजनेसमैन है, इसको देने थे मिस्टर ए को पैसे, लेकिन बिजनेस के बदले इसका जो ओनर था इसने मिस्टर ए को पैसे दे दिए थे। ठीक है, अब बिजनेसमैन क्या करेगा, सबसे पहले बिजनेसमैन मिस्टर ए को ख़त्म करेगा अपनी बुक्स में, क्योंकि अभी इसकी लायबिलिटी नहीं रही। ओके, क्यों, क्योंकि ओनर ने पैसे दे दिए अपने। याद रखिएगा ये पर्सनल बैंक है, अगर बिजनेस के बैंक से दिए जाते तो अब तो यहाँ पे कुछ और ही असर होता, लेकिन इसने अपने बैंक अकाउंट में से पैसे नहीं, जो इसका पर्सनल बैंक अकाउंट था उसमें से पैसे निकाले गए हैं। तो सबसे पहले अब जब बिजनेस देखेगा तो इस चीज़ को हम कैसे देखेंगे, देखो बिजनेस क्या करेगा, सबसे पहले मिस्टर ए को ख़त्म करेगा अपनी बुक्स में से, क्योंकि ये अब इसकी लायबिलिटी नहीं रही, क्योंकि इसको पे किया गया। और उसके बाद जो ये ओनर है इसके पैसे को ऐड करेगा, क्योंकि अगर मान लो ये जो ओनर है अगर अब तक इसने 1 लाख रुपीज़ बिजनेस में डाला था, उसके बाद इसने 1 लाख रुपीज़ इस मिस्टर ए को दे दिया मेरे बदले, तो अब कितना बनेगा इसको मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपीज़, मीन्स अब आपको 2 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे इसको। तो लायबिलिटी एंड कैपिटल एक साथ अफेक्ट हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि प्रोपराइटर जो है, ओनर जो है, इसने अपने पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट से मेरी लायबिलिटी को पे किया। जो मेरी लायबिलिटी थी मेरे फ्रेंड ने वो पे कर दी। ठीक है, अब मुझे तो, अब इसने तो पे कर दी मेरे पर, लेकिन मुझे तो मेरे फ्रेंड को पैसे देने पड़ेंगे ना। हाँ, तो मेरे बिजनेस में मेरे फ्रेंड का अकाउंट ओपन होगा और साथ ही साथ उस बंदे का अकाउंट में बंद करूँगी जिसको इसने पैसे दिए मेरे फ्रेंड ने। सेम यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, बिजनेस उस बंदे का अकाउंट बंद करेगा जिसको ओनर ने पैसे दिए, और ओनर के अकाउंट में अब वो पैसे ऐड करे, क्योंकि वो अब उस बिजनेसमैन को, बल्कि उस क्रेडिटर को नहीं बल्कि ओनर को देने पड़ेंगे। ओके, होप सो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ऑल द 3 मेन एलिमेंट। जब ये तीनों पे असर डालेगा, ठीक है, किस किस पे असर डाल रहा है, मतलब आपकी एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल तीनों पे असर हो रहा है एक साथ। या देखो पहला है इंक्रीज इन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यानी पहली ट्रांजैक्शन ऐसी होगी जिसमें तीनों इंक्रीज हो रही है, एसेट्स भी, कैपिटल भी एंड लायबिलिटी भी। और डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये याद रखिएगा। दूसरी ट्रांजैक्शन कैसी होगी, एसेट भी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन आपका कैपिटल बढ़ रहा है।
ठीक है। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली इस पे क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी ना, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें मैं इससे बेटर आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब आप हम ये चीज़ करते हो ना, तो कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकली पढ़ना। लेकिन कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है क्या, तब तक आपको प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी वो उसके कुछ मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा हर एक चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाई। आज का जो वीडियो है बस इतना ही था। ये था अकाउंटिंग इक्वेशन पे वीडियो। अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने आपको पहले ही बोला एक टूल होता है जिससे आप इक्वालिटी पता लगा सकते हो डेबिट एंड क्रेडिट की, ओके। एंड इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, हमेशा बैलेंस्ड रहती है, जस्ट लाइक एक इक्वेशन जैसे होती है वैसे ये भी है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड लास्ट में जो मेरी चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।